हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका विषय है हिंदी। और ये आपका सेशन जो रहेगा 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। और आपको पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 80 मार्क्स का आएगा और आपको 3 घंटे में करना होगा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को जब आप अटैम्प्ट करने जाओगे तो इसके जो सामान्य निर्देश हैं इनको ज़रूर पढ़ लेना। जैसे कि हर सेक्शन से, हर खंड से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, कुछ नहीं करने होते। जैसे 20 आए हैं तो 16 करने होंगे, तो ऐसे ऐसे करने होते हैं। तो कुछ ज़्यादा अटैम्प्ट पूरे करके मत आना, फालतू के नंबर आपको नहीं मिलने वाले और टीचर काट और देगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका खंड का जिसमें अपठित बोध गद्यांश आएंगे 2, जो कि 14 मार्क्स के होंगे। एक पहला होगा 7 नंबर का गद्यांश और दूसरा भी 7 का, तो आपके टोटल 14 मार्क्स बन जाएंगे। तो इस गद्यांश को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। और ये गद्यांश बेसिकली क्या है, कबीर के जीवन के बारे में पूरा बताया गया है। इनका जीवन किस तरीके से उन्होंने बीता है और क्या क्या वो मानते थे। ठीक है, आज चलो इन्हें जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत कवि थे। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। ठीक है। उनके माता पिता का नाम क्रमश, नीमा और नीरू था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अवलोकन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने गुरु के रूप में गुरु रामानंद को चुना और उनसे गुरु मंत्र के रूप में राम नाम का ग्रहण किया। कबीर के ईश्वर निर्गुण राम थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, जैसे कि वह बुनाई का कार्य करके जीवन निर्वाह करते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उन्होंने अपनी रचनाओं में पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कबीर का दर्शन निर्गुण ईश्वर, ज्ञान, वैराग्य, गुरु के महत्व, सत्संग, जगतबोध और आत्मबोध के प्रति जागरूकता पर आधारित है। कबीर ने अपनी रचनाओं में धर्मों के बीच अंतर को नकारा और सभी धर्मों के अनुयायी से एकता के साथ रहने का आह्वान किया। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है और सभी जीवों में विद्यमान है। कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों और धर्मों को ढोंग की कड़ी आलोचना की। उनकी रचनाएं मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। कबीर की भाषा की सहजता उनके काव्य की लोकप्रियता का आधार है। उनकी भाषा को सदुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में दोहे, साखी शब्द और रमेनी शामिल है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं को संकलित करके कबीर बीजक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। ठीक है, ये आपका पूरा गद्यांश था जो कि हमने पढ़ लिया। आइए आप इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है का क्या है, देखते हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। हमको कथन ए और कारण आर दोनों को पढ़ना है, फिर इनमें से कोई आंसर टिक लगाना है जो कि सही होगा। ठीक है, पहले क्या है, कथन ए, भक्ति काल के संत कबीर एक निर्गुण भक्ति कवि थे। ठीक है। अब कारण पूछ रहा है इसमें, कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार हैं और वह सभी जीवों में विद्यमान है। तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं और इसका कारण भी सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये दोनों लाइन हम ऊपर पढ़ चुके हैं और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले का हो गया हमारा थर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन, कबीर की रचनाओं में आलोचना की गई है। कबीर की रचनाओं में आलोचना की गई है। कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला, धार्मिक आडंबरों की, परस्पर भेदभाव की, धार्मिक कर्मकांडों की या धार्मिक सुधारों की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड, धार्मिक कर्मकांडों की। ठीक है, जैसे कि हाँ ये वाला थर्ड होगा, सॉरी। पहला कथन, हाँ इसमें हमारी तीन, वही तो मैं सोच रहा था, इसके अंदर हमारा जैसे कि थर्ड ये होगा। तो पहला इसमें धार्मिक आडंबर की ये भी आ गया, सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया। ये धार्मिक सुधारों के बारे में बात नहीं करी थी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें थर्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जैसे कि आपका पत्र, अनुच्छेद, ईमेल लेखन किस तरीके से करना है और कितने शब्दों में करना है, सब कुछ फॉर्मेट दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप बने रहना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो चलिए अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए हुए कॉलम 1 और कॉलम 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यह पहला कॉलम है, आपको इधर इधर मैच करना है, और कॉलम 2 से देख के मैच करना है। ठीक है, दोनों को मैच करना है ढंग से। पहला है हमारा कबीर का शिष्य, कबीर की माता, कबीर के गुरु। तो कबीर का शिष्य कौन थे हमारे? वो थे धर्मदास। कबीर की माता कौन थी हमारी? नीमा। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। तो हमारा ये क्या, कौन सा ऑप्शन बन गया इसमें? हमारा सेकंड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कबीर द्वारा समाज में प्रचलित किन दो बुराइयों का विरोध किया गया था, और कबीर के स्वभाव की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इन दोनों आंसरों के आंसर देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों के। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, जैसे कि उनमें बोला गया था इस क्वेश्चन में कि कबीर द्वारा दो बुराइयों का विरोध किया गया है, उनका बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला होगा धार्मिक आडंबर और पाखंड का विरोध, और जाति पाति और छुआछूत का विरोध। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा वो कबीर की व्यक्तिगत की दो विशेषताएं बतानी थी। पहली हो गई हमारी निर्भीकता, वह निडर होकर समाज की कुरीतियों के विरुद्ध बोलते थे, ये भी हमने गद्यांश में पढ़ा था। और सरलता, उनकी भाषा और जीवन शैली बहुत सहज और सरल थी। ये आप 2 पॉइंट लिखोगे कि 2 नंबर में, तो बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि देखिए, ये भी एक अब काव्यांश है, पहला गद्यांश, दूसरा आएगा आपका काव्यांश। तो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहले इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाँ, मजबूत इरादे के पंख लेकर बस निकल पड़ो, जो तुम्हें रोकने को दुस्साहस करे उसे लड़ो, हर पल नई सीमाएं तोड़ो, स्थापित नए कीर्तिमान करो, पाँव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर के पीछे छोड़ दो, यह भी तुम्हारे बस में है कि हवाओं का रुख मोड़ दो, लोगों के सवालों से यूं ना घबराओ, जितना चाहते हो तो चलते चले जाओ, ऐसा कब हुआ कि जीत और हार में ठनी नहीं, इस कायनात को अपनी जीत के लिए मजबूत करो, जो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, आज किसी और एक दिन था, कल तुम्हारा जरूर आएगा, जब सपनों का पीछा करते यहाँ तक आ ही गए, तो इन्हें अधूरा छोड़कर क्या तुमसे लौटा जाएगा, माना मुश्किल है पर थोड़ा सब्र और करो, ये हौसलों की उड़ान है, दूर तक भरो। ये कितना अच्छा काव्यांश था। अब इसके रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अब पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कविता में पाँव की बेड़ियाँ का क्या अर्थ है? पाँव की बेड़ियाँ का अर्थ बताना है। पहला है शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, सामाजिक बंधन, आर्थिक बंधन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मानसिक बंधन। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कविता का मुख्य संदेश क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहले देखिए, हमें इन 4 पॉइंटों को पढ़ना होगा। जीवन में हार ना मानना, ये भी बिल्कुल ठीक है। संघर्ष और हौसले से जीतना, ये भी बिल्कुल सही है। और सवालों से घबराना, कठिन लक्ष्य बदल देना। इसमें आइए हम अपना करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? हमारे ये दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही थी, और इन दो के बारे में तो कोई बात भी नहीं हुई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, कथन ए और 2 सही है। जीवन में हार ना मानना और संघर्ष और हौसले से जीतना। ठीक है, अब आ जाइए अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कथन कारण वाला है। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो कथन ए क्या बोल रहा है? मनुष्य को हौसला रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ। कारण है, जीवन में प्रत्येक कार्य सरल और बाधा मुक्त नहीं हो सकता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा फिर वही थर्ड आंसर हो जाएगा, कथन ए सही है, कारण आर कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, आ जाइए अपना फोर्थ क्वेश्चन। काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में किन दो विशेषताओं का होना जरूरी है? और फिफ्थ क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए? आइए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ में क्या पूछा था कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में कौन सी दो विशेषताएं होनी चाहिए? पहली, हिम्मत और साहस, और लगातार मेहनत करने की क्षमता। ठीक है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन था, डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए हमको? डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और असफलता को सीखने का अवसर समझना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खंड ख। अब हम अपना खंड खा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको व्यवहारिक व्याकरण से 16 अंक के क्वेश्चंस आएंगे।
तो पहला इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन, निर्देश अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। तो आज जैसे आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, चारों को 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, 5 मत अटेम्प्ट करके आना, कभी भी 4 करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। पराक्रम शब्द में आपको उपसर्ग पहचानना है। उपसर्ग आपको पता होना चाहिए, जो शब्द के स्टार्टिंग में लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और शब्द के आखिरी में जो लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, जो जोड़कर बनता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो पराक्रम में उपसर्ग क्या होगा हमारा, प्रा, पा, रा, आ। तो ये हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रा, ठीक है। अब सेकंड है, निर उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। अब हमें निर से एक शब्द बनाना है। निर हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन दे दिया, ठीक है। तो अब हम जैसे आधा रहा है ये, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा निर्मल, ठीक है, ये हो जाएगा निर्मल, खा का हो गया हमारा निर्मल। अब थर्ड क्वेश्चन, ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। इसमें हमें मूल शब्द पहचान कर लिखना है, तो ये ऐतिहासिक, तो इसका क्या हो जाएगा, इतिहास, ठीक है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिहास, ये हो जाएगा इतिहास, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। हमें चमकीला शब्द में क्या करना है, इसमें प्रत्यय पहचानना है। तो चमकीला, तो इसमें हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, इला, इला, आ, इला, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। अब हमें दार, जैसे हमें दार एक आखिरी का वर्ड दे रखा है प्रत्यय, तो इससे हमें शब्द बनाना है। तो किस किस के आखिरी में दार आ सकता है, जैसे जमींदार, ठीक है, ये हो गया हमारा जमी। इसमें देखिए मेरी राइटिंग ख़राब आ रही है तो समझ जाना आप, ठीक है। ये हो गया जमींदार, और एक और लिख सकते हैं जैसे दुकानदार, उसके आखिरी में भी आ रहा है जैसे दुकान, और ये हो गया दार, दुकानदार, ये आखिरी में आ रहा है दार। तो ऐसे आपको बनाना होगा, ठीक है। 4 अटेम्प्ट करने होंगे, 4 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन, निर्देश अनुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला, नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह लिखिए। आइए इन सबको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह लिखना है। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए वहाँ जितने क्वेश्चन थे मैंने सबको यहाँ पे मर्ज कर दिया, और एक साथ इनके सारे आंसर यहीं के यहीं साथ के साथ देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, नवरात्रि समस्त पद का समास भेद बताना था। तो आपका आंसर सिर्फ रहेगा इतना, ठीक है। और जो मैंने नीचे दे रखा है ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए। आप अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना ये मैंने आंसर आपको बता रखा, ठीक है। 1 नंबर में आपको एक वर्ड पूछना है। तो देखिए पहला, नवरात्रि समस्त पद का समास भेद होगा द्विगु समास। क्यों होगा, व्याख्या, द्विगु समास में पहला पद संख्यक विशेषक और दूसरा पद विषय होता है। जैसे नवरात्रि में आपका इसमें नव, पहला जो इसमें संख्या है वो क्या है, एक संख्या है, ठीक है, जो कि नव का मतलब होता है 9, संख्या विशेषक है, और रात्रि होती विशेष्य, ठीक है, विशेष्य। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगर आपने पढ़ा होगा द्विगु समास के बारे में तो आप इसका समझ सकते हो कि नवरात्रि का क्या होगा, द्विगु समास। सेकंड क्वेश्चन, दिव्यवर्ष, ओ कहाँ गया, 1 मिनट, ये रहा। द्विवर्ष शब्द में निहित समास भेद में क्या होगा, द्वंद्व समास। तो इसमें व्याख्या, द्वंद्व समास में दोनों पद समान महत्व रखते हैं, उनके बीच और उनके बीच और का भाव होता है। द्विवर्ष का अर्थ 2 वर्ष, दोनों वर्षों का संगम होता है, ठीक है। अब ग हमारा है, जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह समास कर्मधारय समास। व्याख्या, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे नीलकंठ, नीला प्लस कंठ जिसका कंठ नीला हो। 1 मिनट, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुवीर्य समास का एक उदाहरण देना होगा आपको, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है। जैसे इसमें होगा आपका चतुरानन। क्यों होगा, व्याख्या, बहुवीर्य समास वह होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। चतुरानन का अर्थ होता है जिसके 4 मुख हों और यह ब्रह्मा को दर्शाता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में निहित समास भेद कौन सा होगा, तत्पुरुष समास।
पंचवटी शब्द में। व्याख्या तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पंचवटी में 5 प्लस वटी का अर्थ वह है स्थान जहाँ 5 वृक्ष हों। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 5। एक बार देख लीजिए, अपने फोर्थ के सारे क्वेश्चन सारे वही हैं। पहला है फिफ्थ वाला था पंचवटी का, हमें बताना था, इसमें बहुव्रीहि समास बताना था, इसमें जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विषय हो वह समास क्या कहलाता है, ये हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब आ जाइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। पहला, गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। वाक्य भेद लिखिए। और चलो पहले इसी का देख लेते हैं, आइए देखिए। और इन सभी के आंसर हम एक साथ देखेंगे, इन क्वेश्चन को भी वहीं पे देखेंगे और इन आंसर को भी वहीं पे देखेंगे। ठीक है, लास्ट में आके कंफर्म कर लेंगे कि सारे क्वेश्चन यही थे। ठीक है, आइए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, गया प्राय बैल पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। जहाँ पे देखिए नहीं आ जाए तो वहाँ पे कौन सा वो हमारा वाक्य बन जाता है, ये निषेधात्मक वाक्य। एक बार देखिए इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। वह वाक्य जिसमें किसी कार्य को करने से रोका जाए या निषेध किया जाए, मतलब ना की बात हो जाए, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया। इसमें हमारा क्या होगा, संदेशात्मक वाक्य। क्यों होगा, वह वाक्य जो किसी सूचना या जानकारी को व्यक्त करे। जैसे कि देखिए इसमें हमें सूचना मिल रही है और संदेश भी मिल रहा है कि बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया, तो उसे संदेशात्मक वाक्य कहते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था। तो इसमें क्या होगा, संभावनावाचक वाक्य। क्यों होगा, वह वाक्य जिसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना हो उसे संभावनावाचक वाक्य कहते हैं। शायद, और है ना, जिसमें शायद है तो संभावना वाचक बनेगा हमारा। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वह वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य। क्यों होगा, वह वाक्य जिसमें 2 या अधिक उपवाक्य हों और वह एक दूसरे पर निर्भर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हमें देखना होगा। इच्छावाचक आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा, किसी का उदाहरण भी दो। तो जैसे कि इसमें हम क्या देख सकते हैं, काश मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले। तो ये मेरी उसकी इच्छा है, तो इच्छा का हमने बता दिया कि काश मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, इच्छावाचक। ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। व्याख्या एक बार पढ़ लीजिए। व्याख्या यह वाक्य है जिसमें इच्छा या आकांक्षा प्रकट की जाती है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सिक्स्थ वाला। एक बार चलिए अपने सारे क्वेश्चंस मैच कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया। लास्ट हमारा देखिए इच्छावाचक से एक उदाहरण लिखना था। और यहाँ पे देखिए शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, तो हमें वो बताना था, वाक्य भेद लिखना। तो देखिए सारे 1-1 मार्क्स के आएंगे, आपको बता देना है कि कौन सा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित वाक्य काव्य पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का आएगा, 4 करने होंगे 5 में से। तो पहला पढ़ लेता हूँ, सारे क्वेश्चन वहीं दिखाऊंगा, आंसर भी हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, फिर लास्ट में आके यहाँ मैच कर लेंगे कि सारे क्वेश्चन यही थे। पहला है हमारा, निरपक होई के हरि भेजे सोई संत सुजान, है ना पहला क्वेश्चन। और सेकंड है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर की और करुणा निधि रोए। और ये सारे क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। देखिए इसमें हमें अलंकार की पहचान करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, नरपक होई के हरि भजे और सोई संत सुजान। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। क्यों होगा, इसमें व्यक्ति को संत कहकर तुलना की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके कृष्ण न रोए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अनुप्रास अलंकार। का और रा ध्वनि की पुनरावृत्ति होने के कारण, जैसे होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यमक अलंकार। 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यह यमक अलंकार है। ठीक है, देखिए आप अच्छे से समझ आ रहा होगा, विथ एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट, सुभरन को खोजित फिरत कवि याचकर चोर। इसमें क्या होगा हमारा आंसर, रूपक अलंकार। क्यों होगा, कवि का याचक और चोर के रूप में बताया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलता पाना
आग से और जल से जल जाना। इसमें क्या होगा? विरोधाभास, विरोध अलंकार। इस व्याख्या में एक साथ दो विरोधी बातें कही गई हैं, इसलिए यह विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, हमने अलंकार के भी सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़ लिए। आइए अब चलते हैं खंड गा की तरफ। देख लीजिए, सारे क्वेश्चन वही थे जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं। अब चलते हैं अपना खंड गा की तरफ। अब यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी बुकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी भी आपकी दोनों बुक होंगी पाठ्य पुस्तक की, उसमें से आपका 30 मार्क्स का आएगा। अब तो पहला आपका गद्यांश आएगा। आपको मतलब बहुविकल्पीय MCQ दिए होंगे 5, आपको पढ़ना है गद्यांश को और इसके उत्तर देने होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ इसको पढ़ लूँ या फिर डायरेक्ट छोड़ दूँ, कि आपको तो पता होगा। चलो मैं पढ़ ही लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। इस दिखावे की संस्कृति को फैलावा का परिणाम क्या होगा? यह आपकी किसी भी बुक से, किसी भी चैप्टर के पार्ट से लिया गया होगा जरूर। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा आखिरी में। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, नहीं, और बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही यह अंतर्राष्ट्रीय है, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, पर कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी बढ़ी रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति का जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति असीमता का ह्रास हाँ यहाँ पे फिर तो ही आ रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि की तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परामर्श पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खोले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव की हिला रही है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यह आपका कौन सा चैप्टर से है? उपभोक्ता की संस्कृति चैप्टर से है ना। आइए इसके कुछ क्वेश्चन हैं, तुरंत के तुरंत पढ़ते हैं और आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है? बर्गर, पिज्जा, उपभोग, जीवन स्तर की समानता, विज्ञापन और प्रसार तंत्र या विकास के उद्देश्य? हमारा कौन बदल रहा है? जीवन स्तर की समानता। सेकंड क्वेश्चन, उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है? सही विकल्प का चयन कीजिए। परामर्श की भावना का बढ़ना, वर्गों के बीच अंतर का बढ़ना, संस्कृति असीमता का ह्रास होना, या भोग की आकांक्षाएं बढ़ना? इसमें हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर? पहला, परामर्श की भावना को बढ़ना। और हमारा ये भी होगा सांस्कृतिक असीमता का ह्रास होना। ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कथन कारण वाला क्वेश्चन आया दोबारा से। कथन है, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। हाँ बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संस्कृति व्यक्ति केंद्रिकता और स्वार्थ को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कथन ये सही है और कारण आ कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ भी आपका क्या MCQ है, देख लें। गाइस एक मिनट, हमारा हाँ यहाँ से था। फ्रेंड्स देखना, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जैसे कि मैंने देखा नहीं था। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारी मानसिकता कौन बदल रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? विज्ञापन और प्रसार तंत्र। क्यों? क्योंकि विज्ञापन आज के टाइम पे इतना बढ़ रहा है। विज्ञापन को हम एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। इसके वजह से ही हमारी मानसिकता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारी मानसिकता बदल रहा है, क्योंकि न्यू एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो हमारी मानसिकता उस हिसाब से चेंज होती है। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड। क्यों? क्योंकि कथन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही हैं फर्स्ट को छोड़कर। ये वर्गों के बीच अंतर को बढ़ना, संस्कृति असीमता का ह्रास होना और भोग की आकांक्षाएं बढ़ना, ये हमने ऊपर गद्यांश में भी पढ़ा था। ठीक है,
अब आ जाइए, और हमारा थर्ड क्वेश्चन तो सही था। फोर्थ क्वेश्चन था, लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है? दिखावे की संस्कृति का फैलना, सीमित संसाधनों का सदुपयोग, विज्ञापनों की अधिकता होना, या समाज केंद्रिता का बढ़ना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दिखावे की संस्कृति का फैलना। फिफ्थ क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है हमारे इसमें, क्या आवश्यक है देखते हैं। दरवाजे खिड़की बंद रखें और अपनी बुनियादी पर कायम रहें। दरवाजे खिड़की खुले रहें, अपनी बुनियादी पर कायम रहें। दोनों ही सेम है। तो दरवाजे खिड़की बंद रहें और खुले रहें। अच्छा हाँ, इसमें खुले रहें, इसमें बंद रहें, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारा यही हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि हमने यही पढ़ा था ऊपर, दरवाजे खिड़की खुले रहें और अपनी बुनियादी पर कायम रहें, ठीक है। और नेक्स्ट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके बुकों से, जो आपकी पाठ्य पुस्तक हैं, उनसे 25 से 30 शब्दों में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पाठ दो बैलों की कथा के आधार पर हीरा और मोती के स्वभाव में निहित 2 अंतरों को प्रकाश डालिए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमें 2 अंतर बताने हैं सिंपल से। हीरा में क्या है? पहला अंतर, शांत है, वो समझदार है, गंभीर स्वभाव का था। मोती में क्या अंतर है? वह जोशीला है, जल्दी गुस्सा करने वाला है और विद्रोही स्वभाव का था। देखिए, जैसे कि मैंने 2 नंबर में इतना लिख रखा है, आपको इतना नहीं लिखना, थोड़ा ज़्यादा लिखना है, उनकी और थोड़ी डिटेल्स देनी है, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैंने बेसिकली एग्जैक्ट आंसर बताया समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार यहीं से पढ़ लेते हैं, चलिए। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उस समय की लड़कियों की दशा बताइए। मेरे बचपन के दिन के पाठ के आधार से पूछा गया, ठीक है। तो पहला, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, उन्हें घर के कामों में ही लगाया जाता था और स्वतंत्रता नहीं थी। हमें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तिगत की 2 विशेषताएं लिखनी है। हमें प्रेमचंद के 2 उनकी बस फ्यूचर्स बताने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलो पढ़ लेते हैं यहीं से ही। लहासा की ओर, ये आपका चैप्टर है, यात्रा वर्तन के आधार पर बताइए, किसी प्रदेश की यात्रा से हम उस प्रदेश विशेष के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। आइए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखते हैं। पहला है हमारा, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर उनके 2 विशेषताएं बतानी है। तो पहला होगा हमारा, वे बेहद सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वह समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। बिल्कुल सही। और सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें क्या क्या जानकारी मिलती है किसी देश की यात्रा से। तो पहला, वहाँ के संस्कृति, परंपराओं और रहन सहन का पता चलता है। बिल्कुल सही। समाज के लोगों की जीवन शैली का पता लगता है और सोचने के तरीके की जानकारी मिलती है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर आते हैं आपको एक और आएगा आपका काव्यांश, पाठ्य पुस्तक के आधार पे 5 नंबर का होगा। 5 अटेम्प्ट करने होंगे। पहला, चलो काव्यांश पढ़ लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु है तो कहाँ बस मेरो, चरो नित निंद की धेनु मंझारन। पहान हो तो वही गिरी की को, जो कियो छरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदा कुल कदम की डारन। ठीक है, काव्यांश आपकी बुक से पूछा गया है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? आपको पता होना चाहिए ये पंक्तियाँ कौन से चैप्टर से आई हैं, जब भी आपको पता चलेगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? रसखान द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है? सही विकल्प का चयन कीजिए। नंद की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, गोकुल के गवाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, और पक्षी बनकर कदम की डाल पर रहना चाहते हैं, या फिर कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठाना चाहते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो क्या है? गवाल के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और पक्षी बनकर कदम की डाल पर रहना चाहते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। कथन सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और कथन वाला। कथन है, कवि की भावनाएं कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति को दर्शाती है। ठीक है। कवि जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सी। कथन ए सही है, कारण आर की कथन की सही व्याख्या है। फोर्थ क्वेश्चन, पहान हो तो वही गिरी को, जो किए छरि छत्र पुरंदर धारण। पंक्ति में कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है? इसमें हमारा कौन सी उल्लेख का घटना किया गया है?
कंस का वध करना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, कालिया नाग का वध करना, या फिर द्वारका का राजा बनना। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, पढ़ लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया है, नहीं चाहिए यहीं तक है इसके ऑप्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, गोवर्धन पर्वत को उठाना। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रदत्त पंक्तियों में निहित भाव है। निहित भाव है, प्रदत्त पंक्ति में निहित भाव है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कुछ ऑप्शन है, पहले इनको पढ़ते हैं। इसके पहले कुछ ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, भक्ति का, वात्सल्य का, या वीरता का, या दीनता का। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। कथन ए और सेकंड सही है। इसमें किसका निहित भाव है, भक्ति का और वात्सल्य का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे 25 से 30 शब्दों में। तो आपका ये 2-2 मार्क्स का आएगा। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हमारा पढ़ लेते हैं। कबीर ने जन्म और कर्म में से किसे महत्वपूर्ण माना है और क्यों, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कबीर ने कर्म को अधिक महत्वपूर्ण माना है क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। उन्होंने कहा जाति न पूछो साधु कि पूछ लीजिए ज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोपियां द्वारा वर्णित कृष्ण की मुरली की धुन और मुस्कान के प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं। कृष्ण की मुरली की धनु इतनी मधुर होती है कि हर कोई मोहित हो जाता है। उनकी मुस्कान प्रेम और शांति का प्रतीक है, जिससे सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ देखिए मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा है, थोड़ा और बना के इसमें ऐड ऑन करना जो अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैदी और कोकिला कविता में कवि और कोकिला के बीच मौजूद 2 अंतर लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ रूपी मेहनत के आने से प्रगति में होने वाले 2 परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। 2-2 नंबर के हैं, ये देखते हैं दोनों के आंसर। हमें कैदी और कोकिला के बीच अंतर लिखना है। तो पहला, कोकिला स्वतंत्र है, खुली हवा में गा सकती है, जबकि कैदी बंदगी गृह में कैद है। कोकिला अपनी इच्छा अनुसार उड़ सकती है, लेकिन कैदी को जीवन में बंधनों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ आए मेहनत कविता में वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में कौन से 2 परिवर्तन होते हैं। हमें लास्ट क्वेश्चन में बताना है, वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में कौन से 2 परिवर्तन होते हैं। पहला, चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं, नदियाँ और तालाब जल से भर जाते हैं, जिससे पर्यावरण में नमी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या, पाठ्य पुस्तक से निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, जो कि 50-60 शब्दों में होंगे। ठीक है, तो आपके जैसे कि 4 मार्क्स के आएंगे, आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे, टोटल 8 मार्क्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, तब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, यह कथन समाज में मौजूद संवेदनहीनता, स्वार्थ और असमानता को उजागर करता है। जब दानापुर बाढ़ में डूब रहा था, तब वहाँ के लोगों को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब वही संकट अन्य लोगों पर आया तो वह मदद की गुहार लगाने लगे। इस कथन के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे स्वार्थी मानसिकता। जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो अधिकांश लोग उनकी मदद करने के बजाय मुख्य दर्शक बने रहते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन जब वही स्थिति उन पर आती है तो वह सहायक की उम्मीद करने लगते हैं। सेकंड है सामाजिक असमानता। समाज में अक्सर अमीर और शक्तिशाली वर्ग गरीबों की परेशानियों को अनदेखा कर देता है। जब तक समस्या उनके ऊपर नहीं आती, तब तक वह इसे गंभीरता से नहीं लेते। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा का पात्र शिक्षा द्वारा स्त्री सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। रीढ़ की हड्डी पाट के आई घटनाओं पर आधारित स्पष्ट कीजिए। आपके रीढ़ की हड्डी से पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं।
उत्तर होगा उमा का चरित्र नारी शक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह एक साधारण लड़की है लेकिन शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को एक नई दिशा देने की निर्णय लेती है। उसका संघर्ष यह दर्शाता है कि कैसे शिक्षा एक महिला को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है। पहला पॉइंट, नारी शिक्षा का महत्व। उमा के परिवार और समाज में लड़कियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन उमा अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर पढ़ाई जारी रखती है और यह साबित करती है कि लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। बहुत अच्छी बात। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना। पारंपरिक समाज में लड़कियों की शिक्षा का अनावश्यक माना जाता था और उन्हें घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। ये 2 पॉइंट। और उमा उन रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ती है और अपने भविष्य को संवारती है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। पाठ में मेरे संग की औरतें में लेखिका ने अपने घर की औरतों का वर्णन किया है। इसी तरह आप भी अपने जीवन को प्रभावित करने वाली किसी एक महिला का व्यक्तिगत वर्णन कीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन थे, 2 अटेम्प्ट करने होंगे, पर मैं तीनों का आंसर करा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं थर्ड का आंसर। अब थर्ड का आंसर देखिए, मेरे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली महिला मेरी माँ है। उनका व्यक्तित्व मुझे हर दिन कुछ नया सीखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। माँ को धैर्य और सहनशीलता। मेरी माँ जीवन में आने वाली हर कठिनाई को धैर्यपूर्वक संभालती है। चाहे परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन हो या अन्य समस्याएं आए, वह हमेशा शांत रहती है और समस्याओं को हल निकालती है। परिश्रम और समर्पण। वह हर दिन बिना थके हर घर और बाहर के कार्य को कुशलता से संभालती है। उनका परिश्रम हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं आप, जैसे नैतिक शिक्षा और संस्कार। उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी, सहानुभूति और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाया। वह सिखाती है कि सफलता केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे आचरण से मिलती है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। 4 नंबर में 3 पॉइंट और थोड़ी सी स्टेटमेंट और दे सकते हैं चैप्टर के बारे में भी, और इसकी मेन जो टॉपिक से रिलेटेड है वो पॉइंट भी लिखोगे तो बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब आ जाइए प्रश्न 12। खंड घ, रचनात्मक लेखन। 20 अंक का आएगा। देखिए 20 अंक का आएगा, ठीक है। रचनात्मक लेखन। अब आपको किसी एक विषय पे, हाँ देखिए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, देखो अच्छे से। किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद लिखना है, ये 3 आपको दिए गए हैं, जैसे क ख घ। आपको 3 में से एक करना है। तो पहला पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद लिखना है, बताऊंगा कैसे लिखते हैं और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए। पहला, सड़क दुर्घटनाएं, कारण और रोकथाम। ये हमारा पहला अनुच्छेद होगा। इसके बारे में हमें भूमिका बतानी है। सड़क दुर्घटनाएं क्या है, कारण और उसका मुख्य कारण क्या है, बचाव हेतु उपाय और सरकार और जनता की भागीदारी। ये हमें 5 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करना होगा इसके अंदर, तब आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए सड़क दुर्घटनाएं और कारण और रोकथाम देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा। देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे आप। सबसे पहले लिखोगे भूमिका। सड़क दुर्घटनाएं आज एक गंभीर समस्या बन गई है। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाएं में अपनी जान गंवा देते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें लापरवाही, यातायात नियमों की अनदेखी और ख़राब सड़कें प्रमुख हैं। मुख्य कारण क्या है, देखिए तेज़ रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, यातायात नियमों को अनदेखी दुर्घटनाओं को बढ़ाता है। जैसे तेज़ रफ्तार, लोग गति सीमा और पालन नहीं करते जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही। नशे में वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना एक बड़ी समस्या है। और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना दुर्घटनाओं को बढ़ाता है। ऐसे पॉइंट लिखोगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर है हमारा बचाव के उपाय। अब हमें बचाव के उपाय देखने हैं। तो बचाव के उपाय, ये रहा। सख्त कानून लागू करना, ट्रैफिक नियमों पर सख्ती से पालन करवाना चाहिए। और सेकंड लिख सकते हैं सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग, हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहनने चाहिए। सड़क सुधार, सरकार को सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। सड़कों पे ध्यान देना चाहिए अच्छे से, कहीं गड्ढे वड्ढे हों तो उनको भर के न्यू रोड बनाना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, फैक्ट। और लोगों को जागरूक बनाना, स्कूल और कॉलेज में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। निष्कर्ष निकल के आया, देखिए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नागरिकों और सरकार को मिलकर काम करना होगा। सबको मिलकर ही करना होगा, कोई एक कुछ नहीं कर पाएगा या फिर 20 लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि लोग सतर्क रहें और नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक
रोका जा सकता है। तो आप 6 नंबर में इतना भी लिखोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप कुछ अपने तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए कि यही सही है, आप और भी लिख सकते हैं, और भी इसके अंदर पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद लिखने का तरीका यही होगा, इस तरीके से लिखना लास्ट में निष्कर्ष बना के। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, आपको अब अनुच्छेद समझ आ गया है कि किस तरीके से करना है, तो आपको किसी एक पे ही करना होगा, जो आपको सबसे इजी लगे आप उसी को सेलेक्ट करना, कोई हार्ड मत करना जिसके अंदर आपको कुछ ना पता हो। जैसे कि सड़क दुर्घटना या के बारे में आपको समझ आ सकता है, आप थोड़ा सोच सकते हो कि कैसे करना होगा, इसके अंदर क्या क्या बातें लिख सकते हो, तो आप तभी लिखना। अब जैसे कि खा है जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व, अब मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो वैसे भी 40 मिनट की हो चुकी है, और इससे ज़्यादा आगे की बनाऊँगा तो बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बस यही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व, जीवन में मित्रता का महत्व बता दो, अच्छे मित्र के गुण। जैसे कोई अच्छा मित्र होता है उसको क्या क्या गुण हो सकते हैं, वह आपकी कठिनाइयों में मदद करता है, आपके संग चलता है, आपको मतलब मुश्किल परिस्थितियों से निकालता है, आपको कुछ सिखाता है। अच्छे गुण बताना है, दोस्त तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं पर इसमें अच्छे गुण बताना, ठीक है। उसका संगति का प्रभाव, अगर आप अच्छे मित्र के साथ रहोगे तो आपकी संगति कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, अच्छी बातें सीखोगे, अच्छी चीज़, अच्छा व्यवहार बनेगा, आपका बातचीत बोल चाल आपका अच्छा बनेगा, तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा बनेगा। जीवन के कठिन समय में सहायता करता है, वो कर सकता है ना, ऐसे बताना। विश्वास और भावनात्मक सहयोग की भावना, विश्वास है, मतलब ऐसी कुछ बातें हैं, सब कुछ आपको उसमें कॉन्सेप्ट के साथ बताना होगा, सोचना होगा, इमेजिन करना होगा अपने आप। कोई भी अपना बेस्ट फ्रेंड ले लो, उसके बारे में कुछ फीचर्स सोचो, कुछ डिसएडवांटेज सोचो, संगति सोचो, ऐसे ऐसे सोच के उसका आंसर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके के टॉपिक आते हैं, वैसे कोई ये दूसरे ही टॉपिक आएंगे तो आप उसको इमेजिन करके ही सोचना, बहुत अच्छे से आंसर आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। अब थर्ड भी ऐसे ही, इसमें भारत की पहचान, इसमें अब बताना है हमें विविधता का तात्पर्य, भारतीय परिवेश की विविधता का परिचय, चुनौतियों और समाधान। ऐसे ही 3 आएंगे, जो आपको इजी लगे वो करना, ठीक है। और एक करना होगा 6 नंबर का होगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप कर दोगे सही तरीके से। अब आ जाइए क्वेश्चन 13। हाँ, क्वेश्चन 13 है एक, इसमें आपको पत्र आएगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। आप योगिता या युवराज हैं, आपकी बड़ी बहन ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर उनको बधाई देते हुए भविष्य में आने वाले मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो 5 नंबर का आपका पत्र आएगा, अपनी बहन को लिखना है। तो आइए इस पत्र को देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे करोगे, जैसे कि आपको ये बहन को पत्र लिखना है, आपको किसी डिपार्टमेंट, विभाग या मैनेजर या संपादक को नहीं दिया जा रहा, तो आप इसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे। प्रिय दीदी, नमस्कार, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह न केवल आपके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। आपकी मेहनत और लगन ने आपकी यह सफलता दिलाई है। मैं भी आपसे प्रेरणा लेकर अपनी पढ़ाई में और मेहनत करूँगा। कृपया मुझे कुछ अध्ययन संबंधी सुझाव दें ताकि मैं भी आपके जैसा अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में और ऊंचाइयां प्राप्त करें। और आपका छोटा भाई, आपका 120 शब्द यहाँ तक बन जाएगा, तो आप अपना यहाँ ऐसे नाम लिख देंगे, आप युवराज या जो भी आपको कोई नाम होगा तो आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अथवा में आपका एक और पत्र है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आप मीनल या मिहिर हैं, आप विज्ञापन क्लब के अध्यक्ष हैं। अपने क्लब और कॉलेज में निर्मित विज्ञान के विभिन्न मॉडल की प्रदर्शनी के लिए विद्यालय के विज्ञान दिवस के आयोजन हेतु प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है इसके बारे में, ठीक है। आइए इसका भी पत्र देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। वो था आपका इनफॉर्मल लेटर और ये था आपका फॉर्मल, मतलब अनौपचारिक, और ये है आपका औपचारिक जो कि फॉर्मल वे में लिखा जाएगा। आइए इसका देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग सेवा में, फिर लिखेंगे आप प्रधानाचार्य महोदय XYZ विद्यालय। अगर विद्यालय का नाम दिया है तो लिखना, अगर नहीं लिखा तो आप ये लिख सकते हैं XYZ विद्यालय। फिर विषय आपको पत्र की लाइन में ही मिल जाएगा, वहीं विद्यालय में विज्ञान दिवस मनाने हेतु अनुमति चाहिए थी। महाशय, हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम विज्ञान क्लब के छात्रों ने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई है। इस प्रदर्शनी में छात्र अपने बनाए गए मॉडल प्रदर्शित करेंगे जिससे विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमें इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। सादर, आपका जो भी नाम है, मीनल या मिहिर,
पर लेकिन जो आपका रियल नेम होगा वो आप फिल करके आएंगे, ठीक है। अध्यक्ष और यहाँ विज्ञान क्लब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आएगा आपका एक ईमेल लेखन जो कि 5 नंबर का हो, ये भी बहुत सिंपल होता है। देख लीजिए, आप महक या मोहित हैं। पिछले सप्ताह आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक दीवार घड़ी खरीदी है जो दीवार पे लगती है, जो आप ख़राब हो गई। जो अब ख़राब हो गई, इस घड़ी की शिकायत और बदलाव की मांग करते हुए उपभोक्ता सेवा केंद्र को लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। आइए ईमेल देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 100 शब्दों में लिखना है, ये पता होना चाहिए। ऑनलाइन घड़ी की शिकायत हेतु ईमेल। पहले सेवा में ग्राहक सेवा अधिकारी XYZ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अगर दिया है तो ये, वरना नहीं लिखा तो आप ऐसे XYZ करके कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, फिर आप लिखेंगे विषय। विषय क्या होगा? दोषपूर्ण घड़ी को बदलने हेतु शिकायत। यहाँ आगे आपका विषय। फिर आप यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे करेंगे। महोदय, मैंने आपकी वेबसाइट से 20 जनवरी 2025 को एक दीवार घड़ी खरीदी। डेट आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, आगे मतलब आने वाली, या फिर प्रेजेंट की कर दो तो बहुत बेटर रहेगा। एक दीवार घड़ी खरीदी थी। ऑर्डर नंबर आप ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ। घड़ी डिलीवरी के बाद से ही सही तरीके से काम नहीं कर रही और अब पूरी तरह बंद हो गई है। मैंने आपकी वेबसाइट पर बताए गए सभी समाधान आजमाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, अतः कृपया मेरी घड़ी को बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। यह मुझे धनवापसी प्रदान करें। धन्यवाद। महक या मोहित, जो भी नाम हो, मोबाइल XX करके डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये ईमेल लेखन। इस तरीके से लिखा जाएगा, यही फॉर्मेट होगा। और बीच की जो बातें होती हैं वो आप अपने माइंड से लिख सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड होनी चाहिए इसी से, क्योंकि सबका अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग रहेगा, किसी की थिंकिंग अलग रहेगी, पर होना चाहिए टॉपिक के रिलेटेड ही सब कुछ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर आएगा आपका एक 5 नंबर में, और में ही रहेगा, या तो ईमेल कर लो या फिर लघु कथा लेखन कर लो। तो लघु कथा में क्या होता है, दिए गए संगीत बिंदु के आधार पर 100 शब्दों में लघु कथा लिखना होगा। रात के चोरों का घर में आना, आपके द्वारा घर के सदस्यों की जान बचाना, बुद्धि और बहादुरी का प्रदर्शन, अखबार में नाम आना और पुरस्कार मिलना। इसके ऊपर लिखना है। माइंड में सोचो खुद ही, आपके घर में चोर आ गए और आपने मतलब मदद करी, अपने घर के सारे सदस्यों की जान बचा ली, आपने कुछ ऐसे अच्छे काम किए, पकड़वा दिया, तो आपका अखबार में नाम आया। तो आप क्या क्या मतलब इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आइए वो सब देखते हैं। देखिए ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे बहादुरी की मिसाल लघु कथा लेखन में। आप देखिए ऐसे, रात के 2 बजे थे, पूरा घर गहरी नींद में था। अचानक रिया की आंखें खुली। खिड़की के बाहर हलचल थी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और देखा कि 2 चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। साथ ही उसने बर्तन गिराकर शोर मचाया, जिससे घर वाले जाग गए। चोर घबरा कर भागने लगे, लेकिन पुलिस समय पर आकर उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन अखबार में रिया की बहादुरी की खबर छपी और उसे सम्मानित किया गया। तो ऐसे आप लघु कथा लेखन लिख सकते हैं, और 100 शब्द में कहा गया तो इतना बहुत है, ठीक है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। और इस सैम्पल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर का मैं आपको PDF लिंक आपको डाउनलोड करने का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस क्वेश्चन पेपर को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जिस बच्चे को देखना चाहता है अपने फ़ोन में अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, तो इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, अपने आसपास की सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय पर 2 विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद। आज संवाद लिखना है। संवाद आपको पता होना चाहिए, 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसी को संवाद कहते हैं, या कई लोगों के बीच में। तो आइए इसको देखते हैं। सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय पे 2 विद्यार्थी। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। संवाद स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी 2 नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ रवि और रोहित ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, मोहन, मोहित, या कुछ भी 2 नाम, लड़का लड़की का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें हमें संवाद को दिखाना है कि 2 लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो पहला, हमें सड़क सुधार पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ भी बात नहीं, जो टॉपिक है सड़क सुधार पर विद्यार्थियों की बातचीत चालू करनी है। अपने माइंड से कुछ भी कर सकते हैं इसी के रिलेटेड, जैसे अरे रोहित, क्या तुमने देखा हमारे मोहल्ले की सड़क कितनी ख़राब हो गई है। फिर रोहित बोलेगा, हाँ बारिश के बाद तो गड्ढे और भी बढ़ गए, कई लोग गिर चुके हैं।
फिर रवि बोलता है हमें नगर निगम की इसकी शिकायत करनी चाहिए। रोहित बोलेगा हाँ, हम स्कूल के बाकी दोस्तों को भी शामिल कर सकते हैं और एक आवेदन लिख सकते हैं। रवि बोलेगा फिर यह सही रहेगा, अगर सरकार ध्यान दे तो हमारी सड़कें सुरक्षित हो सकती हैं। रोहित बोलेगा बिल्कुल, चलो जल्दी से शिकायत पत्र तैयार करते हैं। आप इससे आगे और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा मैंने छोटा ही लिख रखा है यहाँ पे, थोड़ा आप 3-4 लाइन और ऐड कर देना और इनकी बातें। अब ऐसे ही किसी भी संवाद में 2 लोगों का नाम और जिस टॉपिक के रिलेटेड आपसे पूछा गया है उसको छेड़कर आपको उसमें लिखना होगा सब कुछ। ठीक है, आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वाला। हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन बनता है, आप मानसी मानस हैं, आप विद्यालय की हिंदी समिति की अध्यक्ष हैं। आगामी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी पर विद्यालय स्तर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विषय में सभी विद्यार्थियों की जानकारी देते हुए ऐसे शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। हमें सूचना तैयार करना है और यहाँ था संवाद। इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, जो आपको सबसे ईजी लगे वो करना। ठीक है, यहाँ पे सूचना तैयार करते हैं। देखिए सूचना सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हिंदी समिति द्वारा सूचना लेखन। सूचना विद्यालय XYZ स्कूल, अगर स्कूल का नाम है तो लिख दो, नहीं है तो ऐसे लिख देना। दिनांक 10 जनवरी 2025, जिस दिन भी आप पेपर दे रहे हो। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आगामी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के अवसर पर विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इच्छुक छात्र 8 जनवरी तक अपने नाम हिंदी समिति के कार्यालय के दर्ज करवा सकते हैं। विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हिंदी विभाग में संपर्क करें। यह एक सूचना है, एक नोटिस है कि मतलब अब इस तरीके से इसको लिखना है कि आप सोचना कि ये मैं लिख रहा हूँ और ये आपके स्कूल के नोटिस, मतलब जो नोटिस नहीं होता जैसे किसी किसी स्कूल में बाहर बोर्ड पे लग जाता है, सब लोग एंट्री वेंट्री करते हैं तो वो देखते हैं पढ़ते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि आपका जो वो प्रकाशित किया जा रहा है तो वो सब लोग के व्यू से आपको समझना होगा। ठीक है, ये एक नोटिस तैयार किया आपने, जो कि इसमें आपको बताया कि अधिक जानकारी के लिए हिंदी विभाग में संपर्क करें। विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि इसके इंटरेस्टेड जो भागीदारी होंगे वो इसमें फिर आपको भेजेंगे, मतलब आपसे बातचीत करेंगे। फिर मानसी मानस हिंदी समिति, जो भी आपका नाम होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। आइए आप सीधा क्वेश्चन पेपर देखिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा खत्म हो गया, मैंने सब कुछ करा दिए, सब कुछ बताया है इस पूरी वीडियो के अंदर, और ये आपका क्वेश्चन पेपर है। बस एक ये जो है आपका अनुच्छेद ये वाला मैंने करवाया, और ये 2 जो हैं ये बस 2 छोड़ दिए हैं, और वो ऐसे मैंने समझा दिए हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर और रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और इस PDF का मतलब इस PDF का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप इस सैम्पल पेपर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी आपके पेपर को है लगभग 4-5 दिन, आराम से प्रैक्टिस करना, और क्या कहते हैं पत्र अनुच्छेद संवाद की एक बार आप घर से भी प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन उठाना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे फिर। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको, और इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है सेम, कोई भी नहीं आगे ना कोई भी पीछे, एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही आएंगे। क्वेश्चन ये नहीं होंगे पर इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, और जो मैंने पत्र का तरीका बताया वो सब कुछ इस तरीके से करोगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आपका फिर समाप्त होता है पूरा सैम्पल पेपर। तो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।